हेलो, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कल शाम को क्या पढ़ा था, बताइए आप लोग। मीन्स मैंने कहा था सेल्फ स्टडी करने के लिए ना, किया या फॉरेस्ट पढ़ा था। लापरवाही करी? फॉरेस्ट नहीं, फॉरेस्ट पढ़ा था। नेक्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल नहीं जाना है आपको। नेक्स्ट अटेम्प्ट आप सीआईबी में रहेंगे, ठीक है। और अभी सेकंड पेपर का बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब इवन बढ़िया रिवीजन भी हो रहा है। और जो लोग बेनिफिट उठा रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, कुछ लोग बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं तो वो अगली बार उठा लेंगे, है ना? क्यों? जो लोग बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम उठा लेंगे। चलिए, तो हमारा यूनिट कौन सा चल रहा था जिसका सेकंड पार्ट रह गया था? देखता हूँ कि आप लोग क्या बताते हैं, बताइए जरा। उस यूनिट को बताइए जिसको हमने हाफ पार्ट पे छोड़ा था और उसका आगे का पार्ट हमें कवर करना था। पेपर 2 की बात कर रहे हो सर? पेपर 2 की ही बात कर रहे हो ना, इसमें ही बोलना है ना? सर ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। वो तो पूरा कर दिया था हमने। हाँ जी सर। नहीं पता ना? 21 या 2 चैप्टर था ना, उसका बाकी था, उससे आगे वाला चैप्टर था। चलो बताते हैं। कल ये यूट्यूब में पूछ रहे हैं कि जो कल की क्लास थी 9:30 वाली वो प्राइवेट हो गई, दिखाने था। वो एक्चुअली हो नहीं पाई थी, वो क्लास आज हो रही है, ठीक है। वो क्लास आज हो रही है, तो जो लोग कल नहीं आए थे वो कोई परेशान नहीं होगी हुई है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अभी मैंने एक क्लास खरीदा, मतलब वो जो कोर्स है आपका जेआईबी का 4,099 रुपीज में। हाँ तो हाँ और मैंने अभी ज्वाइन किया, मतलब आप आज अभी कुछ कुछ देर पहले मैंने वो ठीक आपका ठीक ठीक पैकेज ठीक, लिया समझ था। गए। तो पिछले क्लास अभी में आपने ये बताइए कि इस बार का फॉर्म फिलअप किया हुआ है? नहीं नहीं, इस बार का नहीं। अभी मैंने ठीक दो है, तीन हाँ पहले ही ठीक। जॉब ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने ओके ओके, मुझे परेशान नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो अभी आप क्या है, क्योंकि इस समय तो कोर्स 80% कंप्लीशन पर है, लेकिन फिर भी आप क्लासेस अटेंड करते रहिए। और जब ये एग्ज़ाम के बाद दोबारा से फ्रेश स्टार्ट होगा तो तब भी आप कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो अभी आपको जितना समझ में आता है अच्छी बात है, स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे करके, ठीक। ठीक है सर। चलिए, तो आज हम शुरू कर रहे हैं जेआईबी का एएफबी का डी मॉड्यूल। जेआईबी के एएफबी का डी मॉड्यूल, जेआईबी के एएफबी का डी मॉड्यूल का यूनिट नंबर 23 ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग कैश एंड क्लियरिंग, जिसमें से हाफ चैप्टर हम कवर कर चुके थे और हाफ जो है आज हम कवर कर लेंगे, तो ये यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो परेशान नहीं होइए, अभी जितना धीरे धीरे करके जितना वो कर सकते हैं वो करिए, ठीक है। आपको मालूम है कि कैश हैंडलिंग के बारे में जेआईबी में कितने मार्क्स का आता है और प्रमोशन में कितने मार्क्स का आता है, कोई बताएगा? जेआईबी में भी 1-2 मार्क्स का आता है और प्रमोशन में कैश ऑपरेशन से लेके 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। प्रमोशन में कैश ऑपरेशन से लेके 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि प्रमोशन होने के बाद मोस्टली लोग आइदर कैश ऑफिसर और फील्ड अफसर या अकाउंटेंट बनते हैं, ठीक है। इसलिए कैश हैंडलिंग से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोगों को जो कॉमन चीजें पता हैं उसके बाद कुछ ऐसी नई चीजें इसको थ्योरी पढ़ने से हमको क्या समझ में आती है उसे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कैश और उसकी कस्टडी कैसे होती है, तो कई कॉन्सेप्ट हैं। जैसे एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, स्ट्रांग रूम। कैश वाले एक रूम को तो स्ट्रांग रूम बोला,
इसी तरह से कैश में यूज करने वाले और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं? बोलिए। एक वी से होती है, Sir, vault. वॉल्ट वॉल्ट, वोल्ट, और एक होता है हैंड बैलेंस। ठीक है, तो स्ट्रांग रूम में दो पार्ट होते हैं, स्ट्रांग रूम में भी दो पार्ट होते हैं, वॉल्ट और हैंड बैलेंस। ठीक है, अब बात आती है कि जो वॉल्ट होता है, ये वॉल्ट बेसिकली जो चेस्ट ब्रांच होती है, कौन सी ब्रांच होती है? चेस्ट ब्रांच होती है। चेस्ट ब्रांच में वॉल्ट होता है, और इस वॉल्ट को हम लोग किसकी कस्टडी में, मतलब किसकी नॉलेज में रखते हैं? आरबीआई, आरबीआई की। और आरबीआई के उसमें चेस्ट में जो पैसा रखा हुआ है, ठीक है, अब यहां पर भी दो बातें हैं। ये चेस्ट में रखा हुआ पैसा तो आरबीआई का पैसा, क्या सारा पैसा हमारे पास आरबीआई का रखा रहता है या अपना रखा रहता है? कोई बड़ी चेस्ट ब्रांच में है कैश में किसी ने काम किया है? कोई नहीं है। चलिए सुनिए, आरबीआई को हम लोग एक रिपोर्ट भेजते हैं डेली। उस रिपोर्ट का नाम बता सकते हैं कोई? और वो सारे बैंकों में कॉमन है, उसका नाम बोलिए। क्या बात? सीआरआर का है क्या कोई- सर? नहीं, सीआरआर एक अलग चीज है, कैश से रिलेटेड एक रिपोर्ट जाती है। कोई यूट्यूब में बता दे। फ्राइडे को क्लोजिंग में जो देते हैं वो वाली। नहीं, डेली जाती है, डेली। नहीं सर, हर एक शाम को 4 बजे जाती है। सी से नाम भूल रही हूँ मैं। TR. नहीं, क्या शायद से आईकॉम बोलते हैं, आईकॉम सर। यस सर, है ना? यस सर, यस सर। ये रिपोर्ट है, इसमें आरबीआई का सॉफ्टवेयर यूज होता है, और डेली शाम को जब कैश बंद हो जाता है तो ये रिपोर्ट जाती है। सर इसमें इस 50,000 रिपोर्ट, फाइन भी है, अगर हाँ फाइन भी है, 50,000 फाइन का। भी है, इसमें बहुत तगड़ा फाइन है। ठीक है, तो Incubate- आरबीआई में जो भी, अब ये ब्रांच कौन सी ब्रांच इसको भेजती है? जो भी चेस्ट ब्रांच है, जो भी Sir. चेस्ट ब्रांच। चेस्ट ब्रांच का मतलब वो ब्रांच जहां आरबीआई का पैसा भी रखा रहता है, और वो आरबीआई के बिहाफ पे रखा रहता है। आरबीआई कहता है कि पीएनबी को कल 5 करोड़ रुपए दे दीजिए मेरे पैसे में से, तो आपका नहीं, आरबीआई का पैसा पीएनबी जाता है। फिर पीएनबी या इलाहाबाद बैंक वापस आके 10 करोड़ जमा करता है, तो कहता है, आरबीआई कहता है मेरा पैसा है, ये रख लीजिए। मींस आरबीआई की अपनी कोई भी चेस्ट नहीं है सिवाय जहां प्रिंटिंग वगैरह होती है। तो आरबीआई की चेस्ट बैंकों में ही होती है, और वो जिसको हम चेस्ट ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, चेस्ट ब्रांच में आरबीआई का पैसा लगाता है। ठीक है, वॉल्ट एक ऐसा पैसा होता है जो लूज नहीं होता है, मींस बंडल्स में होता है। और कैश इन हैंड वो पैसा होता है जो डेली रूटीन के काम करने के लिए आपने रखा रहता है। ठीक है, और कुछ ब्रांचें ऐसी होती हैं जो चेस्ट की ब्रांच नहीं होती है, उसको कौन सी ब्रांचें बोलते हैं? दो तरह की ब्रांचें होती है, बोलो। उनको बोलते हैं हैंड बैलेंस ब्रांचेस। जैसे आपकी रूरल की ब्रांच है जहां पे 40 या 14 लाख 32,323 समथिंग, वहां पर आपका इस कैश का क्या होता है? इंश्योरेंस होता है। उस इंश्योरेंस को क्या बोलते हैं? कैश इंश्योरेंस क्या बोलते हैं? कैश रिटेंशन लिमिट। तो नॉर्मली बैंक में जो कैश रिटेंशन लिमिट होती है, सपोज कीजिए किसी ब्रांच की कैश रिटेंशन लिमिट 20 लाख फिक्स है, तो आप उसमें 20 लाख से ऊपर नहीं रखते हैं। ठीक है, और जितनी रिटेंशन लिमिट होती है आमतौर पर उतना ही बैंक क्या करा के रखता है अपने कैश का? इंश्योरेंस। ठीक है,
तो ये कुछ कॉमन बातें बताइए और ये सारी बातें आगे थ्योरी में कहीं ना कहीं आपको मिल सकती हैं। ठीक, अब बोला द जो कैश, चेस्ट ब्रांच है सर, इसमें आरबीआई और बैंक का रिलेशन एजेंट प्रिंसिपल का होता है, वही वाला है क्या ये भी? बिल्कुल हाँ, बैंक वो एजेंट आप और एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, आप यहाँ पे एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, पैसा वो आरबीआई का है आरबीआई प्रिंसिपल होता है। और आरबीआई इसका कुछ पैसा भी देता है चेस्ट का। ठीक है, द कैश एंड स्मॉल कॉइन बैलेंस मस्ट बी केप्ट इन स्ट्रॉन्ग रूम इन जॉइंट कस्टडी टू द हेड कैशियर एंड कैशियर एंड ऑथराइज सुपरवाइजिंग, जो भी हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग रूम में जो भी मनी है वो कैसे रखी जाती है, जॉइंट। मैनेजर शुड सी नो मेंबर ऑफ द स्टाफ अदर देन द कैशियर receives money over the counter from the डिपॉजिटर से केवल कैश स्टाफ ही मनी रिसीव कर सकता है। नोटिस टू दिस इफेक्ट शुड बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड, कि वहां लिखा रहना चाहिए रीजनल लैंग्वेज में 2 प्लेसेस में कि भैया कैश केवल यहां जमा करे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रूम एंड सेफ। अब स्ट्रॉन्ग रूम और सेफ मींस स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर भी सेफ होती हैं, तिजोरियां बोलते हैं। ठीक है, मस्ट बी अंडर द डबल लॉक। ठीक है, सुपरवाइजिंग ऑफिसर, तो ये तो कॉमन है। बोथ ऑफिसर मस्ट बी प्रेजेंट व्हेन स्ट्रॉन्ग रूम ओपनड एज फार एज पॉसिबल और एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, दोनों समय। ऑल ये स्पेलिंग सही लगी है, लिखिए, ऑल रिसेप्टेकल्स, ये देखना जरा, कोई स्टूडेंट देख के बता मेरे को। ऑल receptacles in the strong room which are used to storing cash and small coin balance must also be under double lock, head cashier, cash officer and supervisor। तो यहाँ पे एक बात आई कि रिसेप्टेबल होगा सब क्या? कुछ है, रिसेप्टेबल्स होगा क्या? क्या मीनिंग देखो उसका, विद द एक्सेप्शन ऑफ द, ये इसका मतलब वर्ड ठीक है, receptacles यूज फॉर द कैशियर हैंड बैलेंस। अब देखो यहाँ वर्ड आ गया कैशियर्स हैंड बैलेंस विच शुड बी अंडर सिंगल लॉक। मीन समझ में आई कि जो हैंड बैलेंस है, कैशियर का हैंड बैलेंस है, ठीक है, जो डे टू डे रनिंग के लिए यूज होता है उसको हम हैंड बैलेंस बोलते हैं, वो सिंगल लॉक में रखा जाता है। लेकिन जब शाम को हिसाब मिलाया जाता है तो वो सारा पैसा वॉल्ट में चला जाता है, और वॉल्ट में अगर जाएगा तो वहां पर डबल लॉक होगा। किसी ने इसका मीनिंग नहीं देखा? देखा सर, क्या है? वो दिखा रहा है, वो जो स्पेस है जिसमें रखा जाता है पैसा, ऐसा। अच्छा, इसका मतलब वो रैक टाइप का, रैक या बॉक्सेस, है बॉक्सेस ना, ऐसा है, हाँ। बॉक्सेस टाइप का जहाँ कैश को कैप्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आया कैश बैलेंस एट ऑफ द बैंक। बल्क ऑफ द कैश बैलेंस शुड ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग रूम। ठीक है, और छोटा मोटा रिमाइंडर जो है हैंड बैलेंस में, विच विल बी केप्ट लो एज कन्वीनियंटली पॉसिबल विल बी लेफ्ट विद द हेड कैशियर, जो मैंने अभी बात आपको बताई। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ऑल नोट्स एंड कॉइन्स विदड्रॉन फ्रॉम और डिपॉजिटेड इन जॉइंट कस्टडी पोर्शन or the bank balance will be entered immediately in the reserve cash register under the initial of the joint account। means यहाँ पर जो भी जॉइंट कस्टडी में पोर्शन होता है उसमें एक अंदर रजिस्टर रखा था है ब्रांच में, उसमें जो भी निकलेगा दोनों उसमें एंटर करके ही निकालते हैं। अगर इन मिड कोई आपका कैश वेरिफिकेशन करने आ जाए तो अगर उसमें एंट्री नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, रिजर्व कैश रजिस्टर कहाँ मेंटेन होता है, तो कहाँ मेंटेन होता है, हमेशा वो कहाँ मेंटेन होता है, जो मैंने बताया आपको, स्ट्रॉन्ग रूम में, वो बाहर नहीं जाता है। ठीक है, अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बैलेंस बुक विच विल बी चेक्ड एंड साइन बाय द ऑफिसर। ठीक है, आफ्टर द लेटर हैज कंपेयर्ड ऑल द आइटम ऑफ कैश बैलेंस टेकिंग इनटू अकाउंट द कैशियर। तो जब भी वो ले जाता है
तो वो चीजें और रिजर्व कैश और कॉइन सब उसको मिलाना पड़ता है, जो भी सुपरवाइजिंग ऑफिसर है। द मैनेजर विल ऑल्सो साइन कैश बुक आफ्टर एग्रीइंग द कंबाइन। तो जॉइंट कस्टडी में डालने से पहले वो टैली करेगा और वो क्लोजिंग बैलेंस किससे मिलाता है? कैश स्क्रॉल से मिला। ठीक है। चेकिंग ऑफ कैश बैलेंस बिफोर टेकिंग नोट्स एंड कॉइन इन द जॉइंट कस्टडी। तो उसको क्या है, ये इस तरह से चेक करना चाहिए कि भैया सब कुछ सही है या नहीं है। जैसे पर्सनली काउंट ऑल नोट्स डिनोमिनेशन अबव 10 रुपीज। ठीक है, 10 रुपीज वाले से कम नहीं करता, 10 और 10 से कम, तो अबव लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये एक पॉइंट है। एंड विल वेरीफाई ए पोर्शन ऑफ ऑल नोट्स इन द क्लिप सिस्टम। अब कोई ये बताए क्लिप सिस्टम क्या होता है? क्लिप सिस्टम देखा किसी ने? जैसे मान लिया 50 बंडल है, 50 पैकेट है लेट से, तो जो वेरीफाई करने आता है तो उसको सारा वेरीफाई करना मुश्किल होता है। तो कई बार क्या होता है, शॉर्टकट में वो एक गड्डी में से 40-50 नोट काउंट करके उसे क्लिप कर देता है और रेस्ट दूसरे से पूछता है भाई बताओ बाकी कितने हैं, तो उन दोनों का सम 100 आना चाहिए। ठीक है। अंडर द सिस्टम फ्यू नोट्स इन द ईच बुक नोट्स आर क्लिप्ड टुगेदर एट द टॉप, द रिमाइंडर इज काउंटेड बाय एन एम्प्लॉय अदर देन वन रिस्पॉन्स। मतलब किसी और एम्प्लॉय को बोलते हैं भाई बताओ इसमें बाकी कितने हैं, तो उसने बोला साहब बाकी 57 है, तो उसने कितने नोट काउंट करे होने चाहिए? 43। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सुपरवाइजिंग ऑफिसर नोट्स इन द सेम डिनोमिनेशन आर बैंडेड टुगेदर इनटू बुक्स ऑफ 100 पीसेस। तो ये तो नॉर्मल बात है। ठीक है। और बंडल कितने का होता है? 1000 पीसेस का। एज काउंटिंग मशीन आर सप्लाइड टू ब्रांचेज, तो आजकल ये क्या है, आजकल ये काम बहुत आसान हो गया। ठीक है। द सुपरवाइजिंग ऑफिसर विल हैव ऑल बैग्स ऑफ कॉइन वेट करना, तोलना। ठीक है। तो कॉइन्सों को गिना नहीं जाता है, कॉइन को वेट किया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू नंबर ऑफ बैग्स एम्प्टी टू वेरीफाई दैट कंटेंट्स आर जेन्युइन। और उसमें क्या है, जब वे करेंगे तो ऐसा ना हो उसके अंदर पत्थर गिरे हो, वो लूज करके तोला जाएगा। समझ रहे इस पॉइंट को? पता लगा कि उतना वेट, किसी को मालूम है कि एक बैग में 5 kg 200 ग्राम आना चाहिए, तो उसने पत्थर भर दिए उसमें। He will take and count few pieces and leave the remainder to be counted in presence as the cash। जैसे क्लिप सिस्टम में होता है, इसी तरह इसमें भी करते हैं, कुछ कॉइन गिन लेते हैं, बाकी दूसरे से गिनवाते हैं। ठीक है। ओकेजनली दिस विल ऑल्सो बी डन इन द केस ऑफ द स्मॉल एंड नॉन करंट कॉइन। नॉन करंट कॉइन, अभी अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, नॉन करंट कॉइन में क्या आंसर देंगे आप? कौन से कॉइन नॉन करंट है? जो 50 पैसा वगैरह वही अप टू 25 पैसा। 50 पैसा भी हो गया ना। ये क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रहा हूं, जितने लोग क्लास ले रहे हैं आधे लोग आंसर गलत करेंगे। अप टू 50 पैसा, अप टू 25, बिलो ये तो दो 50। कंफ्यूजिंग। ठीक है। और 50 अप टू and 50 below बिलो 50 तो सेम हो गया सर। है? अप टू 50 बिलो 50 तो सेम हो गया। नहीं जी, गलत है। और बस बिलो 50 पैसा। बताइए आंसर। बिलो 50। बिलो 50 से। अप टू 50 ए 1 2 3 4। चलिए आप लोग आंसर देते रहिएगा। मेरा आंसर इसमें है थर्ड, थर्ड बिलो 50। मींस 50 पैसा वैलिड है अभी। अब ये मत बोलना हमारा चाय वाला नहीं लेता। ठीक है। तो इसमें क्या है, नॉन करंट कॉइन है बिलो 50। ठीक। अब उसमें बिलो 50 में अगर 30 पैसे का कॉइन है वो भी चलेगा, 40 पैसे का कॉइन है तो वो भी चलेगा। ठीक। चलो आगे देखो।
The supervising official will verify the close of the working day joint balance correspond exactly in the entry cash balance से tally करना. He will also invariably check entire head cashier cash officer hand balance, और वो बोल रहा है कि जो हैंड बैलेंस में पैसा है उसमें सब कुछ चेक करना है. ठीक है. After the closing of the cash balance must ensure notes and coins held cash officer hand balance are kept in cash box and locked in his presence. कैश बॉक्स में रखना है, लॉक करना है. ठीक है. और जो कैश बॉक्स है उसको कहाँ रखना है? सेफ रूम में रखना है. बिफोर सेफ इज क्लोज्ड सुपरवाइजिंग ऑफिसर, और ये सब क्या है, शुड चेक द बंडल. अब उसको बंडल चेक करना, नोट चेक नहीं करना है. बंडल कहाँ पे रखे हुए हैं? वॉल्ट में. मैंने बताया ना, एक होता है हैंड बैलेंस, एक होता है वॉल्ट. एंड वेरीफाई द सेम, और वो रिजर्व कैश रजिस्टर से वेरीफाई कर. At least once in a week, different days, the officer holding charge in the cash will check the bank cash balance by test check of different denomination and register evidence such check in the cash balance book under his signature and date. इसमें आप लोगों के प्रमोशन के लिए एग्जाम में जब पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि कैश वेरिफिकेशन किस इंटरवल में होता है. कैश वेरिफिकेशन इंटरवल, कैश वेरिफिकेशन इंटरवल once a week, है. at least once a week. ये जो है ना, ये ब्रांच का है. अगर मैं पूछूं एक्सटर्नल कब होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा मंथली जाता होता है है. सर, हैं? मंथ में एक बार Yearly मंथली ना होता ना, है. नहीं होता है क्वार्टरली. yearly होता है ना कैश वेरिफिकेशन. वीकली होता है सर, हैं? वीक में एक बार होता है. नहीं नहीं, क्वार्टरली वीक होता में है. नहीं होता. ये जो आपकी आरओ से टीम आती है, आसपास का ब्रांच वाला होता है. अब इसमें मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा किसका आंसर सही है. अगर आप प्रमोशन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ढूंढ लीजिएगा अपने बैंक में. ठीक है. चलो अगला देखो, शॉर्टेज और एक्सेस इन कैश. ठीक है. तो क्या चीज है इसमें? अगर इसमें भी बहुत क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आते हैं. क्या चीज है? अगर कैश की शॉर्टेज होती है और एक्सेस होती है. नॉर्मली क्या होता है, शॉर्टेज जब होती है तो आप लोग क्या करते हैं? खुद की जेब से उसमें डाल जेब से डाल के बात खत्म कर देते हैं. लेकिन शॉर्टेज भी मेंशन करना एक अच्छी बात होती है. क्यों? अगर कल को मिलेगा तो क्लेम कर पाएंगे आप. ठीक है. कैसे? शॉर्टेज हो, आप शॉर्टेज दिखाओ और अपने अकाउंट से उसको क्या करो, फुलफिल करो, पूरा करो. और अगर वो नोट कभी कैश रूम में कहीं मिल जाए तो उसको क्लेम कर सकते हैं. ठीक है. सर एक बात ऐसा होगी. ही तो होता है, शॉर्टेज रहता है तो वो तो रजिस्टर्ड में एंट्री होता ही है, और अगर एक्सेस रहा तो सस्पेंस अकाउंट में जाता है. यही तो रूल है, होता भी यही चलो है. सुनो. हमारा तो नहीं होता. जब मान लिया किसी का 500 रुपए शॉर्ट होता है जी. तो क्या करता है? जेब से भर देता, बात खत्म करता. लेकिन सर रजिस्टर में भी एंट्री होता है, जेब से नहीं, अकाउंट से जाता है. अरे वो डिपेंड करता है ना. रूल तो बिल्कुल वही है जो आप बता रहे हो. ये जो रिकवर होगा वो लिखित में रिकवर होगा. लेकिन वो किसी को, अरे छोड़ो, चलो 500 रुपए जेब से मिलाया, जेब कैश से बंद ही करो, मिला चलो. देते हैं सर. ठीक है. क्योंकि लिखना वो एक कमी है ना आपकी. लेकिन सर एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए 500 रुपया जेब से भर रहे हैं तो वो एंट्री हमारे अकाउंट से दिखेगा फिर? क्यों अरे वो दिखेगा? कैश निकाल हमने उतना अरे निकाला है कैश. कैश पे अरे डालना रहता है. विड्रॉ करके. वो तो किसी विड्रॉ को थोड़ा करके, ना पता चलेगा. हाँ वो तो जेब में भी रहता ही 500 रुपए तो. नहीं लेकिन सर अगर, हेलो बोलिए. सर, अगर उसको, अगर मान लीजिए कि कैश दिखाते हैं कि नहीं, हमारा कैश शॉर्ट हुआ है, तो अगर दिखाते हैं तो ऊपर से मेमो इश्यू हो जाता है कि हाँ भाई आपका कैश शॉर्ट हुआ था, हेड ऑफिस से मेमो भी आ जाता है फटाक यही से. तो, यही मैं बता रहा हूँ ना, यही बता इसीलिए रहा लोग हूँ जेब कि से वो डाल पूछते देते हैं भाई क्यों इशू हुआ. ठीक है.
ठीक, तो इसलिए 2 जेब से डालते हैं। अब आगे देखो, फेलिंग रिकवरी। अब कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट भी होता है, तो उस कंडीशन में सस्पेंस अकाउंट से क्या करेंगे आप, विड्रॉल। क्या करेंगे, विड्रॉल करते हैं। ठीक है, टेकिंग द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर रेस्पॉन्सिबल शॉर्टेज इन वाउचर अंडर रिपोर्ट टू हेड ऑफिस एंड एड्रेस्ड टू रिकवरी फ्रॉम द कंसर्न मेंबर ऑफ द, उसको लेटर ऑन कर सकते हैं, उस दिन का कैश बंद हो जाएगा। ठीक है, बाद में आप रिकवर करते रहे जो भी देखे। तो कम अमाउंट में आमतौर पर क्या करते हैं हम लोग, हाथ से मिला के खत्म करते हैं बात। ठीक है, और जो भी शॉर्टेज है हैंड की या वॉल्ट की, इन केस एनी शॉर्टेज इन द बुक ऑफ नोट्स द कैशियर हु हैव साइन। और कई बार क्या होता है कि बंडल में कम निकला, तो जो डिनोमिनेशन की स्लिप होती है उस पे जिसके साइन है उससे रिकवर किया था। और इसमें भी रूल समझिएगा, आप लोग अपने बैंक का देख लीजिएगा कि जो सिग्नेचर है, डबल सिग्नेचर कितने डिनोमिनेशन में होते हैं, डबल सिग्नेचर 500 500 एंड and अबव। ठीक है, 500 एंड अबव पर डबल सिग्नेचर मस्ट है। 2 डिफरेंट सिग्नेचर, डबल का मतलब 2 डिफरेंट बंदों के साथ। ठीक है, एनी एक्सेस इन कैश बैलेंस मस्ट बी क्रिएटेड टू। अब एक्सेस है, देखो यहां पर सन्ड्री में जमा होगा, एक्सेस सन्ड्री में जमा होगा और शॉर्टेज सस्पेंस से ली जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सस्पेंस एंड सन्ड्री अकाउंट, क्या आंसर देंगे आप लोग, बोलो। इतने लोग क्लास देख रहे हैं, कोई सही आंसर? सर सस्पेंस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और सन्ड्री अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। नहीं, नहीं, सन्ड्री अकाउंट में जो क्रेडिट करेंगे उसको फिर डेबिट तो करना ही पड़ता है, अगर वो रिकॉग्नाइज हो जाता है तो। कहाँ है, कैसे है? नहीं, इनका क्या एक बात पूछा ऐसे था, सही हो एक बार सकता फिर है, से पूछिए। एक बात सही हो सकता है, सन्ड्री अकाउंट को डेबिट नहीं कर पाते हैं। डेबिट बैलेंस नहीं रखते हैं उसमें। हाँ, ये डेबिट कह सकते बैलेंस नहीं रखते हैं, ये बात से, हाँ ये बात है। चलो, कुछ और भी रीजन है? चलो मैं सर बताता एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए ना। हूँ। सस्पेंस अकाउंट और सन्ड्री अकाउंट, 2 अकाउंट क्यों रखे हैं बैंक ने? मींस सस्पेंस से जब डेबिट कर सकता है तो क्रेडिट भी कर सकता है। चलो बताते हैं, सस्पेंस अकाउंट में जो भी डालते हैं वो नोन थिंग डालते हैं। क्या डालते हैं? नोन थिंग। ठीक है, सन्ड्री अकाउंट में जिसका नोन नहीं होता वो पैसा डालता है। सन्ड्री में जो पता नहीं क्या है, किसका है नहीं पता। सस्पेंस से डेबिट तो इसलिए कर रहे थे कि आप कभी कस्टमर से क्लेम नहीं करेंगे कि कल आप जमा करने आए थे तो 200 रुपए कम निकला, नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हेड कैशियर की है, किसकी है? किसी ने, वो स्टाफ ने थोड़ा 100 का बंडल चुरा लिया, छुपा लिया, वो अलग बात है। लेकिन वो एक तरह से सस्पेंस जो है वो अकाउंटों को डिफाइन कर लेता है पहले से कि इस मद का पैसा है, लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ। सन्ड्री में तो पता ही नहीं रहता। ठीक है, चलो आगे देखो, रेमिटेंस की बात आई। तो जब रेमिटेंस होता है तो रेमिटेंस में भी कुछ बातें हैं। क्या बातें हैं? जैसे फिजिकल कैश रेमिटेंस टू ब्रांचेस आउटसाइड द टाउन शुड बी अंडरटेकिंग ओनली इफ ट्रांसफर कैन नॉट बी इफेक्टेड थ्रू SBI और एनी नेशनलाइज और अदर बैंक। मीन्स कहीं किसी को पैसा भेजना है और आपका ट्रांसफर से पैसा नहीं पहुंच पा रहा, पैसा मीन्स उसके बैलेंस नहीं पहुंच पा रहा, तभी आप कैश जमा करने जाते हैं उस ब्रांच में। ठीक है, और दूसरी बात होती है कैश की रिक्वायरमेंट। 2 बातें हैं, कैश को जमा करना किसी खाते का बैलेंस बढ़ाने के लिए, दूसरा
कैश की रिक्वायरमेंट को पूरा करना। तो दो बातें हैं इसमें। अगर केवल किसी में बैलेंस बढ़ाने के लिए कैश जमा करना है तो उसके लिए बोलता है एसबीआई या नेशनलाइज बैंक के थ्रू आप ट्रांसफर करिए। ठीक। अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड कैश बी अलाउड टू बी कैरिड विदाउट एन आर्म गार्ड। अब यहाँ लिखा तो है आर्म गार्ड, लेकिन यहाँ पर बैंकों की अपनी अलग अलग पॉलिसी भी है। क्या पॉलिसी है कि कितने लाख तक के लिए नो गार्ड, फिर कितने लाख के लिए 1 गार्ड, कितने लाख के लिए 2 गार्ड, पर लाख पर उतने लाख के लिए एक एक गार्ड बढ़ता जाता है। कितने लाख के लिए आर्म्ड गार्ड, कितने लाख के लिए पुलिस स्क्वाड। ये सबके रूल आपको मालूम होने चाहिए अपनी बैंक की कैश ट्रांजेक्शन पॉलिसी, कैश रेमिटेंस पॉलिसी के लिए। ठीक है। कैश रेमिटेंस शुड ऑलवेज बी एंट्रस्टेड टू एन ऑथराइज्ड एम्प्लॉय who should be accompanied by a reliable and an experienced member of the subordinate staff and armed guard। ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है। नाइट जर्नी क्या करनी है, अवॉइड करनी है। रेमिटेंस बॉक्स बी ऑलवेज कन्वेड इन द वैन प्रोवाइडेड बाय द। अब ऑलवेज बी कन्वेड मतलब किसी जो बैंक की वैन है, बैंक प्रोवाइड करता है उसी से करना चाहिए। ठीक है। द बॉक्सेस शुड बी सिक्योरली चेन्ड एंड लॉक्ड एंड स्टेपल अब अदर फिक्स ऑफ जो उसकी गाड़ी का सीट का लोहा वगैरह होता है उसमें वो करना है। रजिस्टर शुड बी मेंटेन रिकॉर्ड ऑल कैश रेमिटेंस फ्रॉम लोकल ब्रांचेज एंड अदर ब्रांचेज। देयर शुड बी सेपरेट सेक्शन इन द रजिस्टर आउटवर्ड एंड इनवर्ड रेमिटेंस। ठीक है। इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस में नॉर्मल बात है कि यहां पर देखो एक बात है, अंडर द ब्लैंकेट इंश्योरेंस पॉलिसी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है इस वर्ड का, ब्लैंकेट इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या बोला है कि उसमें कई सारी चीजें कवर होती हैं। ऑल कैश रेमिटेंस इन ट्रांजिट, यानी ट्रांजिट जब पैसा दाएं से बाएं जा रहा है तो ब्लैंकेट इंश्योरेंस। ठीक है। और इट मस्ट बी इंश्योर दैट मैक्सिमम लिमिट जो भी आपकी है, आपकी बैंक की बनाई हुई है, वो होनी चाहिए और उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है। कैश इन सेफ ऑन द काउंटर शुड बी केप्ट विद इन इंश्योर्ड। और जो आपकी काउंटर है वहां पर भी कितना आप कैश रख सकते हैं ये उससे डिसाइड होगा। केयर शुड बी टेकन पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ कैश ऑन द काउंटर टू इंश्योर एनी एक्सेस ओवर द इंश्योर्ड अमाउंट प्लेस्ड इमीडिएटली इनसाइड द सेफ। मतलब जो आपकी कैश काउंटर है वहां से पैसा उठा के कहाँ डाल देना है, अंदर सेफ में। ठीक। कस्टडी ऑफ की, कस्टडी ऑफ की के लिए भी बहुत सारे रूल हैं। एक तो रिप्लेसिंग ऑफ की, कोई बताएगा इसमें क्या रूल है रिप्लेसिंग ऑफ की में? कोई रीजन बताएगा कि एक की को क्यों रिप्लेस किया जाता है? उसके वियर एंड टियर को रोकने के लिए। वियर एंड टियर को रोकने के अलावा जो आपका लॉक है वो कहीं ऐसा ना हो कि आप 6 ईयर के बाद जब सेकंड की लेके आए, सेकंड की, तो लॉक कह दे ये तो मेरी की है ही नहीं। क्यों? क्योंकि लॉक के अंदर का जो लीवर है वो भी घिस जाता है। तो क्या करते हैं, 6-6 महीने में आप अपनी कैश की कीज को, बल्कि बैंक में कैश अकाउंटेंट की जितनी भी कीज होती हैं वो 6 महीने में क्या होती हैं, एक्सचेंज होती हैं। एक्सचेंज मीन्स आप वाली वहां रख देते हैं और जो रखी होती है उसको ले आते हैं। ठीक है। और ये की रजिस्टर में एंटर होनी चाहिए। रजिस्टर शुड शो व्हाट ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट एग्जिस्ट एंड वेयर दे आर टू बी फाउंड एंड मस्ट बी इनिशिएटेड बाय द इनकमिंग मैनेजर। जब भी कोई नया मैनेजर आएगा तो वो इन चीजों को देखेगा। ठीक है। द मेन की ऑफ द ब्रांच में on no account leave the position of the official to whose charge they have been entrusted except as specified the bank। जिस जो की के चार्ज में है उसके अलावा किसी के हाथ में चाबी नहीं आनी चाहिए। इन द केस ऑफ incapacitation from duty when they will be taken over by another bank official
ड्यूटी देयर सेंट्रल रीजनल ऑफिस। तो कई बार क्या होता है, या तो जब कभी किसी से चाबी ले ली जाती है, when they will be taken over by another, तो दोनों बातें इसमें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। The grave consequences that may result from any slackness in the observance of this instruction should be strongly impressed on official, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करना है। पर्टिकुलरली दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ कैश, गोल्ड ऑर्नामेंट, तो इनकी कीज तो बिल्कुल किसी भी कंडीशन में दूसरे के हाथ में नहीं जानी चाहिए, सिवाय जो ऑथराइज है। When the key of the strong room cash safe are kept in personal safe of the manager, the key of the safe in which they are lodged must not leave his custody. Means कभी भी जो कीज हैं, when the keys of the strong room or cash safe are kept in the personal safe of the manager, मैनेजर की पर्सनल सेफ कौन सी होती है, जो मैनेजर के केबिन में बगल में रखी होती है, ठीक है। द की ऑफ द सेफ इन विच दे आर लॉस्ट मस्ट नॉट लीव हिज कस्टडी। क्या मतलब हुआ इसका? द की ऑफ द सेफ इन विच दे आर लॉस्ट मस्ट नॉट लीव हिज कस्टडी, मतलब वो जहां पर रखी हैं उसके क्या रखना है, उसको आसपास रहना है। द ऑफिशियल्स holding custody of the safe or strong room should not move freely to the place other than the place of work, their residence, while in personal possession of the key। समझ में आई बात? एक बात और कही जाती है, आपको मालूम है कि की को रखने के रूल्स क्या होते हैं? बोला जाता है कि 24 घंटे आपकी बॉडी से क्या करनी चाहिए? क्या करनी चाहिए? टच करनी चाहिए, ठीक है। अब टच करती कैसे रहेगी ये एक अलग बात है। चलो, सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय और अनऑथराइज्ड पर्सन मस्ट नेवर बी अलाउड। उसको होता ना, मैनेजर साहब आए, तुरंत चाबी निकाली और स्वीपर को दे दी, वो खोल रहा है। द अबव इंस्ट्रक्शन अप्लाई द इक्वल फोर्स टू द, और ना ही कैश अफसर जॉइंट वाले की चाबी को यूज करना चाहिए। इन केस ऑफ सेफ्स प्रीवियसली हैंडल्ड बाय अनऑथराइज्ड ऑफिशियल, द मैनेजर मस्ट अरेंज विद द हेड ऑफिस फॉर द लीवर्स ऑफ द लॉक देयर ऑफ टू बी चेंज। मीन्स अगर वो कीज किसी भी अनऑथराइज के हाथ में आ गई है और 2 घंटे या 4 घंटे के लिए उसके हाथ में थी, तो रीजनल ऑफिस से कह के क्या कर देना चाहिए, कीज को चेंज। क्यों चेंज कराना चाहिए? हो सकता है उतनी देर में वो उसका डुप्लीकेट वगैरह कुछ बनवा लिया हो, सिक्योरिटी पर्पज से। बिल्कुल ठीक, उसका डुप्लीकेट बना लेगा ना, ठीक। ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन ऑल लॉक्स एंड की, एनी इंपॉर्टेंट की शोइंग साइन ऑफ द सीरियस वियर शुड बी इन्फॉर्म्ड। अगर उसमें लगता है कि वो गड़बड़ हो रही है तो उसको हेड ऑफिस पर हैंडेड ओवर, सील पैकेट करा के और न्यू लॉक के लिए, और डुप्लीकेट कैन बी इशूड फॉर द इशू इन द मीनवाइल, ठीक। नो इंपॉर्टेंट की पर्टेनिंग टू कैश काउंटर, सेफ, लॉकर, स्ट्रॉन्ग रूम, एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस मे बी मेड नो रिपेयर। इसमें लॉक में कभी भी कोई रिपेयर की परमिशन अगर लेनी है तो आपको वहां से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑल रिपेयर इट परमिटेड मस्ट बी कैरीड आउट अंडर द पर्सनल सुपरविजन ऑफ द मैनेजर। पता लगा उसने जब डुप्लीकेट की बनाई तो 2 बना दी। डुप्लीकेट की, द ऑफिशियल होल्डिंग द की will pack their duplicate key individually in a strong, अब यहाँ पे देखो इसमें रूल क्वेश्चन होते हैं, in a strong cloth lined envelope which will be sealed by them with seals। means उसमें क्या होता है, वो जो लाख होता है ना रेड कलर का, उससे सील करी जाती है जब भी आप भेजेंगे। बिफोर दे आर पैक्ड एंड द की मस्ट बी ग्रीस्ड एंड लेबल्ड, लेबल इंडिकेटिंग द लॉक to which the key relates and the designation of the official who hold the original। तो कहते हैं
कि ये बिल्कुल वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसमें एक चिट लगानी चाहिए कि ये चाबी कहाँ की है। ठीक है। द सील्ड पैकेट मस्ट बी प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग वुडन। अब उसको इतना करने के बाद फिर कवर करके, उस जो क्लोथ का कपड़ा था उसमें कवर करके, फिर लकड़ी या टिन के बॉक्स में रख के, और उसको वाटरप्रूफ क्लॉथ में फिर क्या करते हैं, पैक कर देते हैं। इट मस्ट देन बी सील्ड, और उसके बाद दोबारा से उसको सील करते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, प्रमोशन एग्जाम्स के लिए खास करके। उसमें लिखा गया जाता है, दिस पैकेट कंटेन्स डुप्लीकेट की ऑफ दिस ब्रांच ऑफ द इस बैंक and is deliverable against the joint signature of the manager and cashier of the branch for the time being। तो ये लिखा जाता है उसके ऊपर। ठीक है, डुप्लीकेट कीज ऑफ ब्रांच का नाम और बैंक का नाम, जिससे, क्योंकि उस बैंक में मान लिया 50 बैंकों की रखी है तो आपका डब्बा वाला पहचान में आ जाए। ठीक है। और एक बात और, ये सेफ कस्टडी में रखी जाती है या सेफ डिपॉजिट में? बोलिए। सेफ कस्टडी में। कोई और आंसर? सेफ कस्टडी में सर। सेफ कस्टडी होगा सर। सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी, डिपॉजिट होगा शायद। सेफ डिपॉजिट क्या होता है? लॉकर। लॉकर। और लॉकर में क्या रखा रहता है? अननोन आर्टिकल्स। अननोन आर्टिकल्स। ठीक है। सेफ कस्टडी में ऑलवेज नोन आर्टिकल रखे जाते हैं, और ये जो नोन आर्टिकल हैं इनका बैंक रेंट चार्ज करती है, और ये जो है नोन आर्टिकल होते हैं और इनकी एक रिसीट जारी होती है। क्या होता है? रिसीट। इस रिसीट को ही दिखाने पर वो आपको दोबारा डिलीवरी होती है। ये जो रिसीट है ये कहाँ रखी जाती है? देखो ये लिखा हुआ है, होल्डिंग द बॉक्स इन सेफ कस्टडी बाय मीन्स ऑफ द लेटर साइंड बाय ऑल द ऑफिशियल। ठीक है। ये कहाँ रखा जाता है? आप किसी ब्रांच में हैं, आपने पास की ब्रांच में अपनी चाबियां जमा कर दी, उस ब्रांच ने आपको एक रसीद दे दी। ये रसीद आप वापस लाके कहाँ रखेंगे? किसकी तिजोरी में रखेंगे? डबल लॉक में। ब्रांच डॉक्यूमेंट फाइल में रखेंगे सर। ये रखी जाती है बीएम की सेफ में। कहाँ रखी जाती है? जिसकी चाबी बीएम के पास रहती। क्यों? पता लगा कि अकाउंटेंट की चाबी खो गई और आपकी रसीद कहाँ बंद है? स्ट्रॉन्ग रूम में। कैसे निकालोगे? ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको लॉजिक? ये जो बाहर सेफ होती है ना बीएम के चैम्बर में, ये रसीद वहां रखी जाती है, जिससे स्ट्रॉन्ग रूम की कीज खो जाए तो आप आए और ब्रांच में की सेफ से इसको निकालें और वहां उस ब्रांच में जाएं और दूसरी चाबी लेके आ जाएं। ठीक है। इन ऑल केसेस द रिलेटिव सेफ डिपॉजिट रिसीट विल बी एंटर्ड इन ब्रांच डॉक्यूमेंट। और ये एंटर कहाँ होती है? ब्रांच डॉक्यूमेंट रजिस्टर में एंटर होती है। अभी लिखा हुआ केप्ट इन पर्सनल कस्टडी ऑफ द मैनेजर इन सेफ ऑफ द और कैबिनेट। अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड बी केप्ट इन द एनी अदर सेफ। डुप्लीकेट की ऑफ द विच हेल्ड इन सेफ कस्टडी विद अनदर ब्रांच ऑफ बैंक एज इन द इवेंट ऑफ द लॉ। जो मैंने आपको कहानी बताई वही वाली है। ठीक है। डुप्लीकेट की मस्ट बी विड्रॉन फ्रॉम सेफ डिपॉजिट एंड द की रोटेटेड। यहां लिखा हुआ एक पॉइंट, वंस इन ए ईयर। ठीक है। सिक्योरिटी मेजर, इसमें तो बैंक की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से करना। डिटेक्शन एंड इम्पाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
एक एक ये येलो कलर से लिखा हुआ है, बुक में नया इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें सभी सर से ऊपर रिक्वेस्ट एक है। लाइन दिया है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको, ऊपर ये और ऊपर जो हटाया है ये दिया, डुप्लीकेट कीज मस्ट बी विड्रॉ फ्रॉम सेफ डिपॉजिट दिया है, सेफ डिपॉजिट एंड द कीज रोटेटेड वंस एवरी ईयर। हम्म ये सेफ डिपॉजिट दिया है ना, डुप्लीकेट कीज मस्ट बी विड्रॉ फ्रॉम सेफ डिपॉजिट। मोबाइल छोड़ ना। ठीक है सुनो, ये सेफ डिपॉजिट से मतलब सेफ डिपॉजिट लॉकर नहीं है, मतलब सेफ डिपॉजिट मतलब कि जहां आपने सुरक्षित रखी हुई है, ये मतलब है। अच्छा ये वाला ठीक है सर। ये सेफ डिपॉजिट लॉकर नहीं है, ये कहता है विड्रॉन फ्रॉम सेफ डिपॉजिट, जहां पे भी आपने सेफ, क्योंकि इन दोनों के नेम में क्या रखा हुआ है, दोनों के नेम में सेफ रखा हुआ है। सेफ डिपॉजिट से मतलब है जहां आपने रखवाई है, ये मतलब, ठीक है जी जी। चलो हाँ, अब यहाँ देखिए डिटेक्शन एंड इम्पाउंडिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज के और जेआईबी के। क्या बोलता है देखो, सबसे पहले बोलता है कि जो भी नोट मिलेगा आप उसको मशीन से उसकी ऑथेंटिसिटी देखेंगे, और जो भी डायरेक्टली बैक ऑफिस या करेंसी चेस्ट में मिलेगा, बल्क टेंडर, आपने देखा होगा जब कोई बैंक ब्रांच जमा करने आती है तो उसको आप काउंटर में नहीं लेते, कहाँ से सीधे कहाँ ले आते हैं उसको, चेस्ट में या स्ट्रांग रूम में ले आते हैं, वहां लेते हैं, ठीक है। नो क्रेडिट टू कस्टमर्स अकाउंट इज टू बी गिवन फॉर द काउंट। अब काउंटरफीट नोट क्या होता है ये बताओ, काउंटरफीट नोट सर नकली नोट जो होता है, सारे काउंटरफीट नोट नकली होते हैं, जो शक के दायरे में आते हैं ना, वो उसको काउंटरफीट नोट कहते हैं। सस्पेक्टेड नोट, जिसमें लग रहा है कि ये नकली है, ठीक है। इफ एनी डिटेक्टेड द टेंडर रिसीव्ड ओवर द काउंटर एट द बैक ऑफिस करेंसी नोट, इन नो केस द काउंटरफीट शुड बी रिटर्न टू द टेंडर, चाहे वो कोई भी हो, और ना ही उसको क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय। नोट्स डिटरमाइंड एज काउंटरफीट shall be stamped as counterfeit note and impounded, impound मतलब जब्त करना। each such impounded note shall be recorded under authentication in separate registers, नोट करना है। when bank note tendered at the counter and currency chest or treasury is found to be counterfeit, an acknowledgement receipt must be issued to the, जिसने भी दिया उसको देंगे, आपने 500 के 5 नोट जिसका सीरियल नंबर ये था, ये दिए हैं, ठीक है। द रिसीट इन रनिंग सीरियल नंबर शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाई, कैसे वो दोनों उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, हाँ ये इसका सीरियल नंबर है। नोटिस टू दिस इफेक्ट शुड बी डिस्प्लेड prominently at the office branch to inform the public. The receipt is to be issued even in the case where the tender is unwilling to, कई बार क्या होता है कि वो काउंटर साइन नहीं करता, लेकिन आपको तो इशू कर देनी है, ठीक है। और फिर क्या होगा इस नोट का, पुलिस के पास जाएगा सर, है पक्का, जाता तो वैसे ही है। नहीं, अभी तो सस्पेक्ट ही है तो कहाँ से जाएगा। ऐसा नहीं होता, इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसेस में लाते हैं, ये चेक करते हैं क्या ये वास्तव में नोट कैसा है, फोर्ज है, नकली है। नकली तो नहीं है। और अगर नकली हुआ तो, नकली हुआ तो क्या करेंगे, फिर तो इसमें पुलिस एक के रूल पास होता जाएगा है ना। एफआईआर का। एफआईआर कब होती है, 4 या 5 4 नोट से नकली, ज्यादा होती है। 4 और 5 बार देखना है सर। मोर 4 या देन 5 5 है नोट, या 5 एंड मोर है, ये मैं 5 थोड़ा and more, डाउटफुल हूँ, 5 and more। ये आप लोग थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना कि एफआईआर करने के लिए कितने नोट्स का वो जरूर 5 या 5 एंड मोर है, ऐसा मेरे को ध्यान है। मोर देन 4 है शायद सर, मोर देन 4। 4 एंड अबव,
अच्छा सर, एक तो होता है एफआईआर करना, एक तो होता है हम्म, पुलिस को इन्फॉर्म करना कि हाँ ये नकली नोट मिला है। हम्म, तो ये एफआईआर वो तो वो बहुत 5 वही है, नोट वाली बात होगी। वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन ही है, वो पुलिस वालों के ऊपर है कि उसको एज एफआईआर वो ले रही है नहीं ले रही है। आपने तो सूचना देनी है, आपकी सूचना सारी एफआईआर नहीं होती है। आपने हाँ, सूचना दी, वही मैं बोल वो पुलिस अपने लॉ के अकॉर्डिंग वो देखेगी किसकी एफआईआर कौन कौन से सेक्शन में करनी है, ये वो देखेगी। ठीक है। तो हमें 1 या 2 मिला तो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना है जब तक 5 ना मिले। हाँ, कुछ काउंटिंग है वो, हम्म, सिंगल डिपॉजिटर से उतने या उससे ज्यादा अगर फोर्ज होते हैं तो ही एफआईआर जाती है। ठीक है। चलो अब आ जाओ क्लियरिंग ऑपरेशन पे। क्लियरिंग ऑपरेशन में क्या चीजें हैं देखो। क्लियरिंग हाउस जो होता है इसका कौन मालिक होता है? आरबीआई। ठीक है। और भी Delayed participation in the clearing house operation will result in non-acceptance of the check presented to the bank by all other member। तो अब ये रूल थोड़ा सा क्या हो गए, आज की तारीख में उतने रेलिवेंट नहीं रह गए, सर नहीं। क्योंकि 5 और सार मोर है, 5 और मोर। 5 और मोर देखा आपने। ठीक है, यस सर। तो 5 और मोर, 5 या 5 से ज्यादा अगर मिलते हैं तो एफआईआर होती है। ठीक है। तो आजकल जो क्लियरिंग है वो प्रेजेंट कैसे होती है? सब ऑनलाइन है। कोई जाता है कहीं कोई चेक लेके? कहीं कोई नहीं अब जाता। नहीं जाता सर। केवल ब्रांचें अपनी सर मेन ब्रांच तक ले आती है। वहाँ पे जाना होता है, हैं? गवर्नमेंट चेक आते हैं उस केस में करवाना पड़ता है। क्या गवर्नमेंट चेक में क्या होता है? उसमें जो चेक नंबर आते हैं 20 नंबर और 23 नंबर, हम्म, उसमें जो 23 नंबर चेक होता है हम्म, उसके लिए जाना होता है क्लियरिंग के लिए। चलो अब कई लोग देखो, ये चेक होता है, ये माइकर पट्टी होती है। माइकर पट्टी में 6 डिजिट का चेक नंबर होता है, फिर माइकर कोड होता है, और फिर टाइप होता है। और जो टाइप होता है ये कितने डिजिट का होता है? 2 डिजिट का। तो ये आप लोगों को एक जगह कहीं पर देखना पड़ेगा कि 21, 29, 30, 23 ये किस किस टाइप के चेक होते हैं। ठीक है। एक्चुअली सर वो गवर्नमेंट चेक के केस में ना वो कुछ पर्टिकुलर कोड वहां रहता है 2 डिजिट वाला, वो डालते हैं तो क्लियर हो जाता है। ये आप लोग जो मैनुअल कर रहे हैं, आपस में जो लोग क्वेरी और आंसर हैं उससे आप लोग सब लोग एनरिच हो जाइए। मीन्स जो बता रहे हैं उसको दूसरा बंदा देखे कि ये क्या जो बता रहे हैं उनके काम का है या नहीं है। ठीक है। चलो, द चेक क्लियरिंग सिस्टम एट प्रेजेंट मेनली कितने हैं इसके? तीन ग्रिड हैं, चेन्नई, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग सिस्टम, एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग सिस्टम एट स्मॉल सेंटर। Grid CTS clearing facilitate clearing to all checks drawn on the bank branches within the grid jurisdiction as local checks, thus eliminating the levy speed। अब पहले क्या होता था, स्पीड कम हो जाती थी चेक कलेक्शन के लिए, लेकिन अब सेम ग्रिड का चेक CTS के थ्रू जाएगा। The ECCS application package is used at center with low volumes and also enables local level clearing and participating bank in the center। ऑपरेशन इन माइकर क्लियरिंग एट ब्रांच, इसमें क्या चीज नई है, कोई न्यू चीजें ऐसी? द पेई नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो नॉर्मल चीजें हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जब स्पेलिंग मिस्टेक होती है, जैसे मान लिया सुरेश है और आपके पास सुरेश आ जाता है, तो क्या करते हो? क्या करते हो आप लोग? फिर उसका आईडी प्रूफ देखते हैं पहले, फिर उसमें क्या है, फिर पासबुक देखते हैं, 2-3 आईडी प्रूफ मिलाते हैं। फिर अगर सेटिस्फाई नहीं हुए हम तो फिर नहीं लेते हैं उनका। अगर उनके
किसी और डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड या सब कुछ मैच कर रहा है एवरीथिंग, तो फिर कर देते हैं नाम चेंज। इसमें हमारे जमाने में तो एक डिक्लेरेशन लेते थे चेक के पीछे या अलग से कि मैं ही जो हूँ ये पर्सन हूँ और ये मेरा ही चेक है, ऐसा डिक्लेरेशन लेते थे और कर देते थे। अब आजकल प्रैक्टिस क्या चल रही है आप लोगों के वहाँ? आपने बोला कि अगर सेम होता है तो कर देते हैं। अब जेन्युइन होता है, जैसे कई बार क्या होता है अकाउंट नंबर भी लिखा होता है नेम के बाद, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो ब्रांच टू ब्रांच थोड़ी सी डिफर करती है, ठीक है। जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता वो क्या करता है, वापस कर देता है, ठीक है। The amount on the instrument and the paying slip should be same. After ensuring that instrument is drawn in local bank, it should be sent for collection. While booking the instrument and presentation outward clearing, the information should be completely filled in, including bank branch code. ये ठीक है। After telling with the total presentation, affixing the clearing. अब यहाँ पे देखो clearing की stamp, crossing की stamp, जो भी होता है वो लेते हैं। आप जब किसी का चेक लेते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं कि ये जेन्युइन है या नहीं है, आप ही के उसमें जमा हो रहा है। जैसे ही आप देखते हैं सबसे पहली स्टैम्प कौन सी लगाई जाती है, ये वाली, और लेटर ऑन कौन सी लगाई जाती है, क्लियरिंग वाली। क्लियरिंग वाली कहाँ लगती है और स्टैम्प? क्लियरिंग वाली लगती है बैक में, और क्रॉसिंग वाली कहाँ लगती है, फ्रंट में। तो क्रॉसिंग वाली में एक खास बात होती है, जैसे लिखा हुआ है SBI दिल्ली, और यहाँ पर उसका क्या लिखते हैं, माइकर कोड, ठीक है। ये रूल मालूम है आपको? कोई भी चेक जब आपका डिपॉजिट होता है तो उसमें माइकर, अपने ब्रांच का नाम और माइकर की क्रॉसिंग की स्टैंप लगा देना ठीक रहता है। Operation of micro clearing. Head office clearing section has a time schedule depending upon the clearing house hours to collect the check from all branches. तो head office सारी ब्रांचों का चेक अपने पास लाता है, फिर उसको the instrument received in the branch are encoded in the machine after taking. तो अब ये वाला चल रहा है कहीं पर, ये वाला सिस्टम चल रहा है कहीं पर? कोई नहीं बता रहा क्या बात? नहीं चल रहा सर। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ, इफ काउंटरफीट नोट स्टैम्प्ड बट लेटर इट इज फाउंड करेक्ट नोट, देन व्हाट शुड डू? क्या करेंगे आप? काउंटरफीट नोट आपने वो किया, इम्पाउंड किया, और बाद में वो सही निकला, क्या करेंगे? अकाउंट में डाल देंगे। अरे वो तो अकाउंट डाल देंगे, लेकिन नोट का क्या करेंगे? रख लेंगे ना फिर तो। मेरे ख्याल से वो सही है। RBI के रेमिटेंस में उसे भेज देंगे, जो जाता है ना आपका कैश चेंज होने, कैश जो चेंज होने आता है, क्योंकि वो अब री इश्यू नहीं होगा दोबारा, वो चेक अब दोबारा इशू, वो कैश जो करेंसी है वो दोबारा इशू नहीं होगी, ठीक है। चलो, प्री रिक्विजिट ऑफ सेंडिंग ऑफ चेक इन क्लियरिंग। एक तो बैंक की क्लियरिंग स्टैम्प की बात हमने कर ली। नॉर्मली क्लियरिंग स्टैम्प ऑफ द बैंक विल बी affixed on the face of the instruments. अब देखो, this clearing stamp of the bank will be affixed on the face of the instrument, ठीक है। और बैंक क्रॉसिंग, जबकि ये वाली जो बात यहाँ लिखी हुई है ये वहां पर नहीं होनी चाहिए। कहाँ पर, कहाँ पर नहीं होनी चाहिए, बोलो? क्लियरिंग की स्टैम्प फेस पर नहीं होनी चाहिए, इसमें लिखा हुआ, नॉर्मली लिखा हुआ है। और बैंक क्रॉसिंग स्टैम्प विद माइकर, ये तो डेफिनेटली कहाँ होनी चाहिए, फ्रंट पे, ठीक है।
all the instrument presented through clearing should be bear the clearing stamp with the bank and branch abbreviation with specific code number and the date of the presenting of the clearing house. एक और स्टैंप लगती है क्लियरिंग स्टैंप जिसमें बात बता रहे हैं, तो क्लियरिंग स्टैंप में डेट और बैंक का नाम वगैरह भरा जाता है। अच्छा ठीक है, हाँ क्लियर है, ये सही कह रहे हैं। इसमें एक मोहर होती है, जैसे एक तो हो गई क्रॉसिंग की मोहर, एक मोहर आपने देखा होगा कुछ इस तरह की मोहर होती है, उसमें नंबर और डेट ऐसे लिखा रहता है। ये स्टैम्प उस बैंक के अपने इंटरनल फंक्शन के लिए यूज होती है, जिसमें उसका सीरियल नंबर जहाँ रजिस्टर में जी आता सर। है वो नोट करता है और डेट डाल देता है ये कब हुआ है, और वहां पे छोटे से साइन इनिशियल हो जाते हैं। और एक स्टैम्प बैक में होती है, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, कोई बताएगा? बैग में सीडीएस इनवर्ड पढ़िए इसको। पेज अकाउंट क्रेडिटेड आफ्टर रियलाइजेशन। आफ्टर रिलेशन, ठीक है। मीन्स उसमें एक डिक्लेरेशन होता है कि अगर वहां से रियलाइज होके आएगा तो इसका पेमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। और 50% बैंक की ये जो स्टैंप होती है वो ऐसी होती है कि वो रीडेबल नहीं होती है। क्यों? ये जाता होगा। इतना मोहर बहुत लगता है पुरानी वो, होती है। ठीक है। तो कई बार तो वो रबर घिस गया है, वो लकड़ी लगाए जा रहे हैं। अपना ब्रांच में जाके देखना कल, अच्छा चलो मैं अगर गलत बोला हूं तो, ठीक है। वेरीफाई नेम, और ये सब नेम वगैरह वेरीफाई करना है आपने, ठीक है। वेरीफाई अमाउंट करना है। चेक विद अकाउंट पे क्रॉसिंग मस्ट बी कलेक्टेड अकाउंट पे ओनली। The branches will have to send the unpaid return check through the branch courier to the reach of the head office before stipulated time। अच्छा, इनवार्ड क्लियरिंग चेक, तो आउटवार्ड हो गया, अब इनवार्ड भी हो गया। इनवार्ड में जो आपके पास आ रहे हैं इनवार्ड क्लियरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसमें क्या देखना है आपने? ऑन गेटिंग इनवार्ड क्लियरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो आजकल कैसे हो रहे हैं, सीटीएस आ रहे हैं। विल हैव टू वेरीफाई द नंबर ऑफ चेक्स एज पर द क्लेम स्लिप रिसीव फ्रॉम द क्लियरिंग हाउस। तो ये पुराना सिस्टम दे रखा, अब इसकी जरूरत नहीं होती। क्लेम स्लिप की जरूरत अब नहीं होती, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। आउटवर्ड क्लियरिंग चेक्स इन कोडिंग, क्लियरिंग इंस्ट्रूमेंट रिसीव फ्रॉम द ब्रांचेस विद कवरिंग शेड्यूल्ड कॉल लोकल, ये भी सब मैनुअल दे रखा, अब नहीं होता है सब कुछ भी, ठीक है। चेक की जो एनकोडिंग भी नहीं होती, कुछ सब क्या होता है, क्लेम स्लिप सर जो रिटर्न मेमो देते हैं उसको कह रहे हैं क्या? किसको? स्लिप को? रिटर्न मेमो, नहीं जो वो चेक चीज नहीं रिटर्न है। होता है उसका जो मेमो देते हैं वो है क्या क्लेम स्लिप? नहीं, ये बताऊं क्या है, जैसे आपके पास कुछ चेक आए, आपके पास 200 चेक आ गए, तो 200 चेकों को आपने एनकोड किया, वो उसमें मशीन करती है एनकोड, ठीक है, अंडर द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग। उसके बाद फॉर ईच ब्रांच अ बैच टिकट, हर ब्रांच के रबर के छल्ले में लगा देते हैं, और उसके बाद समरी बना के उसको वो करते हैं, और फॉर द बैंक एज ए होल ये ब्लॉक टिकर विल बी प्रिंटेड विद कंटेन द बैंक नंबर। तो ये सब मैनुअल था, अब नहीं होता है। रिटर्न के लिए तो क्या है, जब वहां से रिटर्न होके आएगा तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक लिख के आता है, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के उसके चेक वाले को वापस कर देते, ठीक है। ईसीएस के मामले में सम कंपनीज फॉर पेमेंट ऑफ पीरियडिकल इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट ऑफ कस्टमर्स एंड ऑल्सो फॉर द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड, तो ये सब रेगुलर जो पेमेंट आते हैं उसके लिए ईसीएस होता है। आपके लोन की किस्तें हैं, म्यूचुअल फंड का, ये सब किसके थ्रू होता है, ईसीएस। इसमें क्या होता है, एक बार आप मैंडेट ओके करते हैं, उस मैंडेट में टाइम होता है कि इतने डेट तक चलेगा, तब तक उसका कोई भी आता है तो आप उसका पेमेंट करते हैं। ऑन द सेम डे द रेस्पेक्टिव ब्रांच विल हैव टू बी डेबिट द कस्टमर्स अकाउंट इफ देयर इज नो एडिक्वेट बैलेंस, तो उसमें भी
ईसीएस में भी रिटर्निंग चार्जेस लगते हैं, पर ईसीएस में रिटर्निंग चार्जेस बैंक थोड़ा सा क्या करते हैं, कम। अब यहाँ पे देखो, सिमिलरली in the case of where the branch is not able to properly identify the customer's account for creating the amount, then such amount must also be returned for the clearing house following the procedure in returning the instrument by generating system generated check return। उसमें system generated, उसमें लिखा रहता है क्या क्या रीजन है। If in respect to return unpaid, the check return unpaid by the branch have to be presented in clearing house in return to return clearing बोलते हैं, ठीक है। क्लियरिंग हाउस रिकंसिलेशन, क्या आजकल इसकी जरूरत पड़ती है? कोई कर रहा है क्लियरिंग में काम? आजकल सब कुछ कैसे चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। जितना बैच बनता है, जितना क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिक उतना पेमेंट आ जाता है, और जो बाउंस होता है उसको वो नेक्स्ट डे एडजस्ट कर देते हैं। बैलेंस इन द क्लियरिंग हाउस अकाउंट, द क्लियरिंग सेक्शन एट हेड ऑफिस एंड द ब्रांचेस are to daily verify and satisfy that the amount in the clearing house account in the GL corresponding only to the total value। तो वहां पे टोटल वैल्यू का अमाउंट आता है, प्रेजेंटेड इन क्लियरिंग एंड पेंडिंग, कितनों का हो गया कितनों का नहीं हुआ। Similarly, the check return account is also to be balanced on daily basis and the amount should only reflect the amount of check outstanding। ठीक है, चलो इसमें क्वेश्चन नहीं है कुछ ना, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा जो है ये भी कंप्लीट हो गया। अभी इसमें कितने टॉपिक और रह गए? 2 और है ना शायद। बुक है किसी के पास? इस मॉड्यूल में लोन अकाउंट एंड सीबीएस एनवायरनमेंट बैक ऑफिस ओनली, और लोन अकाउंट सीबीएस एनवायरनमेंट में ज़्यादा लंबा टॉपिक है। चलो 1-2 दिन में हो जाएगा। आज हमारा क्या वेडनेसडे है ना, चलिए फिर कल मिलेंगे। 3-4 और है शायद सर, 24 तो हो गया है ना, 25, 26, 27। हाँ हो जाएगा। और संडे को हो सकता है मैं मैराथन क्लास में लेके मॉड्यूल ए, जो अपना मॉड्यूल ए है ना, मॉड्यूल ए को रिवाइज पेपर करने की 1 का सोच रहा हूँ, पीपीवी का। पेपर 2 का। अब इस संडे के बाद इसकी क्लास नहीं होगी। किसकी क्लास नहीं होगी? मॉड्यूल डी का। हाँ, AFB के। और मैडम की क्लास 18, 19, 20, 21 नहीं होगी, ठीक है। उसके सर बाद मैडम की क्लास में जो मॉड्यूल ए का बचा हुआ है वो कैपिटल बजटिंग और 2-3 ये एक और है एन्युटी वगैरह, वो कब होगा? वो बोला ना मैंने, 21 से शायद होगा। 21 से? अच्छा, 21 के बाद 22, 3, 4, 5 4 दिन होगा। तो एग्जाम ही है। अगर 26 को है ना एग्जाम। हाँ 26 को है, तो 25 तक क्लास होगी। हाँ 25 तक होगी। और जो फॉरेक्स का न्यूमेरिकल कह रहे हैं वो मैं रिवाइज कराऊंगा आपको, ठीक। और जिनकी इलेक्शन ड्यूटी है, हो सकता है IABF आपको एक चांस देगा और देना भी चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए भी एक वीडियो बना दूं मैं? बना दीजिए। लेकिन सर पोस्टपोन नहीं होना चाहिए नहीं पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन हम भी ये कह रहे हैं पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको एक चांस मिलना चाहिए, यही हम कह रहे हैं। हम भी वो यही कह तो रहे सर हम लाइक शेयर पूरा कर देंगे। हैं। और लास्ट टाइम भी किया था,
ठीक है। जी और थर्ड पेपर की जो क्लासेस हैं हमारी वो नो डाउटली जिस दिन आपका एग्जाम होगा 27 वाला उसकी नाइट से शुरू होंगे। ठीक है। सर ये पूछ रहा था हाँ, कि AFB में मॉड्यूल डी के अलावा हाँ। ABC में सबसे ज्यादा मार्क्स किस मॉड्यूल से आते हैं? ए और डी से। ए से भी डी बहुत के क्वेश्चन आते हैं। डी के अलावा ए से। ए से मैं भी आता बताऊं है, आपको, सी रेशियो एनालिसिस से भी आता है, सी से। नहीं वो तो सभी से आते हैं, वो तो सभी से आते हैं, लेकिन डी पास से, होने के लिए। डी का थ्योरी सही करेंगे तो 15-20 क्वेश्चन वहां से, और ए मॉड्यूल में से 15 क्वेश्चन वहां से, मतलब 40-45 क्वेश्चन आपको ए और डी से आ जाते हैं। और कुछ आपको थोड़ा बहुत जो बीच में टॉपिक्स हैं, कुछ आप तुक्का मारेंगे, कुछ पढ़ा हुआ होगा, कुछ रेशियो वाला, कुछ कंपनी। आपका जो सी मॉड्यूल है ना, जो वो भी इम्पोर्टेंट है, कंपनी अकाउंट, रेशियो एनालिसिस। आज मैडम ने क्या कराया था आपको? कंपनी अकाउंट चल रहे थे ना आज? क्या चल रहा था आज? जी जी, अकाउंट कंपनी अकाउंट ना। तो इसके कंपनी बाद जो अकाउंट ही है चल रहा था। ये वाईटीएम, कैपिटल बजटिंग और डेप्रिसिएशन। ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वाला मैडम नहीं कराएंगे आपको, है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये भी कराना पड़ेगा क्या आपको? नहीं सर, वो नहीं, एन्युटी वगैरह। एनवीटी का नहीं कराया था मैडम ने? एन्युटी पहले वगैरह कराया से था? आता है। अच्छा, एन्युटी कराया है मैडम ने? एनुटी कहाँ हुआ है? नहीं हुआ। हुआ है? नहीं हुआ। वही तो। चलो मैं बोल दूंगा मैडम से, ठीक है। वो अंकित वैसे वो अंकित सर का प्रेजेंट पुराना वैल्यू, वीडियो फ्यूचर पड़ा वैल्यू का हुआ हुआ है है ना ऐप में। आपका? अंकित सर का वो पुराना वीडियो पड़ा हुआ है ऐप में। हाँ, वो भी देख सकते हैं, अच्छा वीडियो बनाया हुआ सर ने ना, आपके कोर्स में डाल रखा है वो हमने। कोर्स में है, लेकिन करा देंगे सर तो थोड़ा सा सही चलो रहेगा। बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा, ठीक है। चलो कल मिलते हैं। और बाकी सुबह का टाइम यूज कीजिए, तू सर की क्लासेस आती हैं उसमें रिवाइज करिए, ठीक है। क्लियर? जी सर। चलो ओके, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट। और जो ये यूट्यूब में देख रहे हैं CIB का, आप लोग जल्दी से JIB करिए, फिर CIB क्लास में जुड़िएगा।